आईडीएफसी फर्स्ट के रिजल्ट से स्टॉक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है और सारा रिटेल कम्युनिटी आप जिसको भी देखें इस पे बहुत बुलिश है। इसका दो कारण हो सकता है। एक तो इनके जो सीईओ है वैद्यनाथन, उनके ऊपर काफी लोगों का भरोसा है क्योंकि इन्होंने पीछे जीरो से ऑलमोस्ट सेटअप किया कैपिटल फर्स्ट को 2008-9 से, तो लोगों को लगता है कि ये आईडीएफसी फर्स्ट में भी कुछ मैजिक इनका चलेगा। और दूसरा इनका है कि इन्होंने आईसीआईसीआई का इनको आइडिया है कि कैसे रिटेल लोन से कैसे एक्सपेंशन करते हैं और पैसा रिटेल में है, पैसा कॉर्पोरेट लोन्स में नहीं है। हमने देखा है पीछे भी जो कंपनियां, जो बैंक्स जो बड़ी हुई है, जो पैसा बनाई है लोगों को रिटेल लोन में बनाई है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक हो तो रिटेल ओरिएंटेड है, और उसी वक्त आप अगर साइड बाय साइड आईसीआईसीआई शुरू में कॉर्पोरेट में गया था, एक्सिस कॉर्पोरेट में गया था, सब रिटेल की तरफ आ रहे हैं। तो रिटेल लोन में फायदा ये होता है कि एक तो आप इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, एक उनको आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स बंडल कर सकते हैं। जिसको आपने होम लोन दिया उसको कार लोन देते हैं, उसको क्रेडिट कार्ड देते हैं, उसको 20 और नाना प्रकार का आप लोन दे सकते हैं। तीसरा उसका वेल्थ मैनेजमेंट आपके हाथ में आता है, आपको पता है किसके अकाउंट में कितना पैसा है। तो सुबह 9 बजे टाई पहन के आदमी पहुंच जाता है घर पे कि सर आप ये नई स्कीम आई है, नई पॉलिसी आई है, बच्चे के लिए इंश्योरेंस ही चिप देता है, उसको जरूरत हो या नहीं हो। और ये नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है कि किस ढंग से आपको पता होना चाहिए कि किसको आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो रिटेल लोन का ये फायदा ये होता है कि एक तो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा होता है, मतलब आप जिस रेट पे लोन दे रहे हैं और जिस रेट पे आप रुपए बोरो कर रहे हैं उसका गैप ज्यादा होता है। आईडीएफसी फर्स्ट को देखेंगे तो 6% से ऊपर का नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका चल रहा है, जो अच्छा माना जाता है। फिर कोई बोलेगा कि यार बंधन बैंक का भी तो 6% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन चलता है, तो वो क्यों खराब है, ये क्यों अच्छा है? फर्क है दोनों में। बंधन बैंक एकदम डाउन द लाइन रिटेल लोन करती है जिसका जीरो कोलैटरल होता है, उससे आप लेंगे क्या, वो आदमी भाग जाएगा पकड़ के, आपके पैसे को आप रिकवरी करते रहे। तो रिकवरी अमाउंट का भी एक होता है। जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल किया था बीएम मीट्स में कि एक इंसान एमएफआई कर रहे थे, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट चला रहे थे, वो 1 लाख रुपए का लोन देते थे और वो 30 दिन में रिकवरी, 90 दिन में रीपेमेंट शेड्यूल था उनका। तो अगर कोई पैसा नहीं देता था तो वो बोलते थे अगर मैं लॉयर के पास भी जाऊं तो मेरा 10,000 रुपया लगता है लॉयर को देने का कि यार मेरे पैसे वापस मंगा दो। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जब आप छोटे लोन करते हो, तो लोन का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तब तो रिकवरी भी वायबल होती है। तो कमिंग बैक टू इट, अगर आप रिजल्ट देखेंगे, मेरे को लगता है आईडीएफसी का रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख के कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, मतलब कोई फायदा नहीं है। एक लॉन्ग डिस्टेंस बैंक है जो भी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। मुझे लगता है ऑन द राइट ट्रैक है। अगर मेरे लिए एक रेशियो देखना हो आईडीएफसी फर्स्ट में तो वो आरओए एंड आरओई है। तो आप बोलेंगे कि हाँ जी सर तो ठीक है, लेकिन उस रेशियो में देखना क्या है? देखो आरओए में इनका 1.2 1.3 है, कम से कम 1.5 तक आना चाहिए रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट क्या हुआ? अगर बैंक के पास सपोज 2 मिनट के लिए अगर 1 लाख करोड़ के एसेट्स हैं तो उस पर 1.5% का नेट इनको पैसा बनना चाहिए, मतलब 1500 करोड़ बनना चाहिए। हमारी लकी हलवाई की दुकान में अगर लकी हलवाई ने 50 लाख रुपए लगाकर दुकान डाली है और साल का अगर वो 2% कमा रहा है तो लाख रुपया साल का आना चाहिए उसको रिटर्न ऑन एसेट। तो लकी हलवाई और आईडीएफसी फर्स्ट में ये फर्क होगा, लकी हलवाई सिर्फ अपने पैसे का दुकान डालेगा, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट गांव दुनिया का पैसा लेकर डालता है। इसीलिए 1.5% 1.5% का भी रिटर्न ऑन एसेट बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि पूरा एसेट इसका खुद का नहीं है, ये बाहर से भी लोन लेके जब आप बैंक को जाकर अपना पैसा डालते हैं, सेविंग्स अकाउंट में डालते हैं, करंट अकाउंट में डालते हैं, तो उस पैसे को बैंक लेती है और किसी और को कार लोन करती है, मॉर्गेज मतलब होम लोन करती है, घर का लोन देती है, क्रेडिट कार्ड देती है। तो इसीलिए इनका 1.5% रिटर्न ऑन एसेट बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर ये कर लें तो 2% कर ले तो मतलब कि 24 कैरेट गोल्ड हो जाएगा। फिर तो ये एचडीएफसी और आईसीआई और इंडसइंड के लीग में पहुंच जाएंगे, आईसीआईसीआई के लीग में पहुंच जाएंगे। तो इनका प्राइस टू बुक जो भी 2 टाइम्स चल रहा है वो जब ही बढ़ेगा जब इनका रिटर्न ऑन एसेट 1.5 से 2% के बीच में आएगा। तो जब तक ये प्राइस टू बुक 2 टाइम्स बुक पे ही चलेगा, 40 रुपए की लगभग बुक है, 80 रुपए का शेयर है, तो 2 टाइम्स प्राइस टू बुक है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी मुझे चाहिए। रिटर्न ऑन एसेट आएगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि रिटर्न ऑन एसेट मतलब टोटल एसेट पे अगर आप पैसा कमाएंगे और अगर आप थोड़ा सा और लोन लेंगे गांव दुनिया से और डिपॉजिट लेंगे, टर्म डिपॉजिट लेंगे, कासा रेशियो इनका ऑलरेडी बहुत अच्छा है, 40% के ऊपर है। कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, मतलब अगर आप बैंक में करंट अकाउंट रखते हैं और सेविंग्स अकाउंट रखते हैं तो 40% से ज्यादा ये लोग डिपॉजिट कासा में लेते हैं। तो वो अच्छी बात है। इसके लिए सबसे सोचने वाली बात है, सबसे मेहनत वाली बात यह है कि इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो 73% है, मतलब 73% इनकम का इनका खर्चा में निकल जाता है। मतलब लकी हलवाई ने 5 हलवाई रख लिए हैं लेकिन उतनी जलेबियां बिक नहीं रही है, या दुकान खोल लिया है, उस दुकान में ग्राहक नहीं आ रहा है। अब अपने आईडीएफसी बैंक की तरफ से देखिए ब्रांच एक्सपेंशन स्प्री पे रहा है बैंक। अंग्रेजी में स्प्री मतलब एकदम पागलपंती का एक्सपेंशन है, जो अच्छी बात है बाद के लिए। अभी के लिए थोड़ा सा ये हमारा प्रॉफिट को कम करता है। तो 150 ब्रांच ये हर साल खोलते हैं। ब्रांच खोलते ही तो बगल के पड़ोस से तो कोई आके अकाउंट खोलेगा नहीं, उसमें टाइम लगेगा। सुबह वही टाई पहनकर आदमी को पहुंचना है, पैम्पलेट बांटना है, लोगों को देखना है कि सर हमारा एक नया बैंक खुला है, आप आइए यहाँ पे आइए, संडे को एक लोन मेला लगाना है। हमारे यहाँ होता था कि घर के बगल में कोई भी बैंक खोलता था, आज से 20 साल पहले वो कुछ ना कुछ स्कीम चलती रहती थी, संडे के दिन एकदम बाहर कार लोन, होम लोन, ये लोन, फलाना लोन, ढिमका लोन, वो सब करते थे कि लोग आए वहाँ पे और वहाँ पे आकर लोग बैठे करें। देखिए इनडायरेक्टली हम आईडीएफसी को डिस्कस करते करते हम एक बैंक कैसे डिस्कस करते हैं वो भी हम उसकी बात कर रहे हैं कि बैंक का शेयर आपको कैसे देखना चाहिए। तो अगर आप कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखें तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो नीचे कब होगा? कॉस्ट टू इनकम रेशियो जब नीचे होगा जब बैंक के नए ब्रांचेस जितने वो खोल रहे हैं वो प्रॉफिटेबल होगी, वो जल्दी होती है प्रॉफिटेबल। बेस्ट काम कॉस्ट टू इनकम को नीचे करने का ये होता है कि आप अपने बैंक में डिजिटल
कस्टमर्स को इनेबल करें कि कस्टमर और बैंक आए ही मत, मतलब कि ऑनलाइन ही रुपया ट्रांसफर करे, ऑनलाइन ही सारा काम करे। आपको ये बोलना भाई मुझे परेशान मत करो सुबह से शाम यहाँ आकर वो पासबुक अपडेटेड, वो तो खैर जमाना ही चला गया। बट जितना आप ऑनलाइन करेगा कस्टमर, जितना डिजिटल करेगा, उतना ही ज़्यादा IDFC को फायदा होगा, बिकॉज उसको ब्रांचेस अल्टीमेटली आज से 25 साल बाद, आज से 20 साल बाद मेरे को लगता है ब्रांच का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। हर आदमी डिजिटल काम करेगा, हर आदमी का बैंक उसके फोन के अंदर एक ऐप होगा, तो बैंक जो होगा वो इनविजिबल होगा, ऐप में होगा। आज से 20 साल 25 साल बाद यूएस में ऑलरेडी काफी स्टॉक्स है स्मॉल कैप कैटेगरी में जो बैंक्स फोन पे चला रहे हैं। तो एनीवे कमिंग बैक टू IDFC, फिर अभी हम यूएस भाग जाएंगे तो आप बोलेंगे सर आप कहाँ इंडिया करते करते अमेरिका चले जाते हैं। तो IDFC में मेन चीज ये आपको देखनी है कि इसका कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो 73% है वो नीचे कब आएगी, और वो नीचे जब आएगी दो कारण पे। एक तो इनकी एग्जिस्टिंग जो ब्रांचेस है वो प्रॉफिटेबल हो, और दूसरे उस कारण पे, पहली बात है कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं मैं, ये ज्ञान का जो सुबह सुबह पुलिंदा खुला हूं, आप कृपया ये समझिए एंटरटेनमेंट के लिए, ये एजुकेशन और ये एक्चुअल एजुकेशन है कि आप एक बैंक को कैसे समझ सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि IDFC को कॉस्ट टू इनकम रेशियो के एंगल से 73% का कॉस्ट टू इनकम, देखो 45 तो आएगा नहीं रातों रात, इसको तो समय लग जाएगा 45% आने में, लेकिन अगर ये थोड़ा सा 10% भी मूवमेंट नीचे की तरफ देता है, बिकॉज अब आपको IDFC कैसे देखना है, आपको इंडसइंड जाना है, 2010 की बैलेंस शीट खोलनी है कि इंडसइंड 2010 में क्या कर रहा था, बिकॉज IDFC उसी पोजीशन से चल रहा है जिस पोजीशन से रमेश सोप्ती ने इंडसइंड को लिया था 2009, 10, 11 के लगभग कहीं पे, और हमारे पास इंडसइंड हुआ करता था। हमारे रिकमेंडेशन तो अभी भी कुछ नहीं है, बट मैं उस समय की आपको बात बता रहा हूँ। तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो जब इसका नीचे आएगा तो आप देखेंगे इसका ROE सब ठीक हो जाएगा। कॉस्ट टू इनकम रेशियो नीचे जब आएगा, जब ये इनके नए ब्रांचेस फायर करेंगे, ये आगे के लिए इन्वेस्ट कर रही है ये बैंक, तो अभी आपको इस बैंक को ज़्यादा बारीकी से नंबर देखकर कुछ नहीं होगा। आप इस बैंक में बिग कॉल ये है कि आपको क्या विश्वास है कि वैद्यनाथन जो है वो कुछ मैजिक कर पाएंगे, कि आपको विश्वास नहीं है, सीधी बात ये है। बिकॉज अभी आप लाइन बाय लाइन अगर करेंगे तो मैं 1 घंटे तक बैठ के डिस्कस कर सकता हूँ बैंक को, लेकिन उसकी कोई मतलब नहीं है। 3-4 रेशियोज को ट्रैक करना है, रिटर्न ऑन एसेट, मतलब सारे एसेट के ऊपर कितना नकदी कमाई कर रही है बैंक। दूसरा रेशियो आपको देखना है कॉस्ट टू इनकम, और कॉस्ट टू इनकम ज़्यादा ही होगा। नए ब्रांच खोल रहे हैं तो ऑब्वियसली नए ब्रांच में जब तक वो ऑपरेशनलाइज नहीं होगी, जब तक वो ब्रेक इवन नहीं होगा, जब तक वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा, आपको प्रॉफिट आएगा नहीं। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसका है, जो इसका लेगेसी बुक, जो पीछे का इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लोन वो उसको इन्होंने कम किया, ये मॉर्गेजेस में जा रहे हैं, होम लोन दे रहे हैं। देखो होम लोन में बहुत अच्छी बात है, होम लोन कर रहा है, लेकिन रिटेल होम लोन में पैसा नहीं है उतना, क्योंकि रिटेल होम लोन कट थ्रोट कंपटीशन की चीज है, जिसमें आपको उतना आप चार्ज ही नहीं कर सकते हो अपने कस्टमर से। दो चीजें होती है होम लोन में, ये होता है कि आपका पैसा डूबता नहीं है, कि आपने किसी को अगर होम लोन किया है वो घर लेके कहाँ भागेगा। लेकिन अगर आपने किसी को कार लोन कर दिया तो वो आपको लेकर दे भाई गाड़ी उठा ले मेरी, लेकिन आप अब गाड़ी का क्या करोगे, 8 लाख की गाड़ी जब उसके घर से उठा के लाओगे टो करके, तो आपकी 3.5-4 लाख से ऊपर बिकेगी नहीं। दूसरी बात है गोल्ड लोन बहुत अच्छा होता है, गोल्ड लोन में आपको कभी डुबत नहीं आती है, फिर इसीलिए उसमें फिर आपको इंटरेस्ट रेट आप ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो। तो ये 2-3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इनका मॉर्गेज का रेशियो करने का 40% का है ओवर द मीडियम टर्म की 2-5 साल में 40% अपना लोन बुक मॉर्गेज से करेंगे, मतलब होम लोन से करेंगे। एक और खास बात जो IDFC की है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बजाज फाइनेंस टाइप वैल्यूएशन मिलेगा तो इसको इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज एक बैंक को इंडिया में RBI बोलती है कि आप SLR रखो, CRR रखो, मतलब काफ़ी पैसे इसके फंसाती है RBI, जो NBFC को वो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो एक NBFC के लिए 22% रिटर्न ऑन इक्विटी करना और एक बैंक के लिए 22% रिटर्न ऑन इक्विटी करना बहुत डिफिकल्ट बात है, ये हो ही नहीं सकते। NBFC फिर भी कर लेती है बिकॉज RBI बोलती है बैंक को कि इतना रुपया आप SLR में रखोगे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इतना रुपया आप CRR में रखोगे, कि इतना रुपया आप अलग रखोगे जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो, तो AI करेगा। वैसे भी मुझे कोई बता रहा था कि आउटसोर्सिंग इतनी पहुंच गई है कि अमेरिका में कुछ ऑफिसेज में फिलीपींस से सेक्रेटरी रखा जाता है, कि आप ऑफिस के अंदर घुसे तो बड़े स्क्रीन पर एक फिलीपींस की सेक्रेटरी वहाँ बैठी है जो वीडियो से आपको हेलो करती है, आप उसको हेलो करते हैं, आप उसको बोलते हैं भाई मुझे ये काम है, किससे मिलना नहीं मिलना, वो आपको बोलती है 2 मिनट रुक जाओ, और उसके बाद आप वहाँ बैठते हैं आराम से। उसके बाद वो ऑर्गेनाइज करती है, अंदर फोन करती है कि फलाना जी आए आपसे मिलना चाहते हैं, आप बोलते हैं आप भी उसको भेज दो अंदर, तो वो चला जाता है। अब यहाँ तो भाई अब ऐसे कोई टीवी वाले से कोई सुनेगा नहीं, यहाँ तो कोई घुस गए तो जी वो अगर बोले कि नहीं आज वो नहीं है मिलने पर तो कैसे नहीं हो, तो अंदर घुस जाएगा धक्का मुक्की मार के। बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लोग समझेंगे तो उसके बाद ये आउटसोर्सिंग बहुत खतरनाक हो गई है कि जो इंसान अमेरिका में $60,000 पे मिलता है, वही इंसान फिलीपींस में $20,000 से बड़े स्क्रीन पे आपके ऑफिस के एंट्रेंस पे 10,000 किलोमीटर दूर बैठकर सारा काम करवा देता है और पैसे बचती है कंपनी के। तो आउटसोर्सिंग इज बिकमिंग वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमैनिटी एज सच। और AI तो बहुत ही खतरनाक है बिकॉज AI से मुझे लगता है कि बहुत प्रॉब्लम आएगी। हम लोग को रोज AI के बारे में कुछ सोचना चाहिए, कुछ डिस्कस करना चाहिए कि कहाँ पहुंचेंगे।